एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजर्स की अलग अलग क्यों निकलती हैं? कोई पराशरी कर रहा है, कोई जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस का सिस्टम है। जितने भी सिस्टम्स हैं वो इतने एलॉबरेटेड हैं कि इतने ज़्यादा वास्ट हैं कि उसमें प्रेडिक्शन के लिए आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है कि आप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मांगलिक दोष से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी भी तरीके से, तो एक्सेप्ट होगा क्या? लेकिन लोग तो मांगलिक दोष से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य राशि है कुछ नहीं करने वाली, योग भी कुछ नहीं करने वाले, दोष भी कुछ नहीं करने वाले। सबसे इम्पॉर्टेंट है मुझे चेक करना है कि कुंडली में मेरा समय कैसा चल रहा है। आपकी वेबसाइट उसमें हेल्प करती है क्या? और 99% लोग प्रमोट ये कर रहे हैं कि आप खुद अपनी कुंडली खुद ही देख लो। भाई क्या ज़रूरत है? इफ़ यू हैव समबडी एक्सपर्ट अवेलेबल, तो आपको अपना मत्था मारना ही क्यों है? आप कॉन्सेंट्रेट करो कि अपनी ज़िंदगी को आपको बेटर कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज गणेशा के इस पॉडकास्ट पर। और आज हम बात करने वाले हैं खास टॉपिक पर। अक्सर आपने देखा होगा कि आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और हर एस्ट्रोलॉजर अलग अलग बातें करता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी प्रिडिक्शन ठीक है और किसकी प्रिडिक्शन ठीक नहीं है। आज के इस पॉडकास्ट में अगर आपने इसको एंड तक देख लिया तो आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज है हमारे साथ अभिषेक धवन जी, जो askganesha.com पर पिछले 20 सालों से प्रिडिक्शन कर रहे हैं और एक ऐसा सिस्टम उन्होंने यूज़ किया है जिससे उनकी प्रिडिक्शन सिर्फ एक्यूरेट नहीं जाती, उनकी प्रिडिक्शन और उनके पूरे टीम की प्रिडिक्शंस मैच करती है। आइए वेलकम करते हैं अभिषेक जी का। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार अमित जी, नमस्कार सभी को। अभिषेक जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजर्स की अलग अलग क्यों निकलती हैं? देखो, एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस जो है ना, उसमें कई तरह की जो एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम्स हैं। कोई पराशरी कर रहा है, कोई जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस का सिस्टम है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जितने भी सिस्टम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स वो इतने एलॉबरेटेड हैं कि इतने ज़्यादा वास्ट हैं कि उसमें प्रेडिक्शन के लिए आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है कि आप वो ग्रास्प ही नहीं कर सकते। एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपको सारे योग पता हों, आपको सारी पोजीशंस पता हों, आपको हर चीज़, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। ह्यूमनली इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आपको वो सारी चीज़ें याद हो। होता क्या है कि आपको आज एक चीज़ याद आई, आपने उस हिसाब से किसी की कुंडली देखी और वो बता दी। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वही पर्सन अगर आपके पास दोबारा आता है, तो आपको वो चीज़ याद ना हो कि कुछ और चीज़ याद होती है। आप कुछ और पढ़ चुके होते हो, तो आपको लगता है कि ना ये नहीं होना चाहिए, प्रेडिक्शन ये होनी चाहिए। यानी कि आपके पास एक कंसिस्टेंसी नहीं आती है। वो मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स में ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी एक गारंटी दे सकता हूँ, आप 2 एस्ट्रोलॉजर्स, चाहे आप एक ही जगह से पढ़े हों, मतलब एक ही क्लास में बैठ के पढ़े हों, आप एक ही हॉरोस्कोप पे डिस्कस करोगे और दोनों के एनालिसिस में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अभिषेक जी, बुरा मत मानना, अगर एक एक्सरे है, उस एक्सरे में किसी की हड्डी टूटी है, अगर मैं उसे 3 डॉक्टरों को दिखाऊं तो वो बोलेंगे कि भाई ब्रेक हुआ है, कहीं पर फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। लेकिन तीनों एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग बातें क्यों करते हैं? हाँ, अब ये ना आपका बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है कि 3 डॉक्टर तो एक जैसे बता देंगे, मगर एस्ट्रोलॉजर्स अलग-अलग बताएँगे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर ने एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करके एक स्टडी की है। वो सभी वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भई इस वाली मेडिकल बुक में अलग लिखा और उस दूसरी वाली मेडिकल बुक में अलग लिखा है, ऐसा नहीं है। मेडिकल बुक एक ही जैसी है, उस पे और रिसर्च होती रहती है। वो एक सेकेंडरी फैक्टर है कि भई अगर ये फ्रैक्चर है तो किस तरीके का फ्रैक्चर है, माइनर है, फाइबर वाला है, कौन-सा है। बट फ्रैक्चर तो उसको एग्जैक्टली वही दिखाई देगा। बट जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, उसमें होता क्या है कि इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं जो अलग अलग बुक्स के हिसाब से अलग अलग है। अब किसी ने कोई किताब पढ़ ली, किसी ने कोई किताब पढ़ ली, तो एक साइंटिफिक सिस्टम नहीं मिलता। और वो साइंटिफिक सिस्टम नहीं होने की वजह से प्रेडिक्शंस अलग आती हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने पढ़ा कि भाई चंद्रमा अगर 8वें भाव में है तो खराब माना जाता है, ठीक है। अब ये 2 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो हो सकता है कि दोनों ये कहें कि 8वें भाव में खराब है, बट एक कहेगा कि नहीं जी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। दूसरा कहेगा नहीं, अपने घर में बैठा है तो भी खराब है। ये दोनों की एक डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो एक सिस्टम जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो एक इतना ब्रॉड सिस्टम है जिसमें प्रेडिक्शंस कुछ भी निकल सकती हैं। किसके, आपकी अपनी मन मर्जी के हिसाब से आप निकाल लेते हो, जो आपके दिमाग में उस टाइम आया वो बोल दिया। डॉक्टर तो प्रॉपर एक्सरे को जो कर रहा है चेक,
वो सारे एक ही चीज़ को चेक कर रहे हैं और एक ही चीज़ उन्होंने पढ़ी हुई है, इसलिए वो एग्जैक्टली वही निकलती है। तो फिर हम एस्ट्रोलॉजी को सही क्या कैसे माने, क्या एस्ट्रोलॉजी सही है? क्योंकि अगर सारी प्रेडिक्शंस अलग अलग निकलेंगी तो एक वो जो प्रॉपर अच्छा सिस्टम है वो क्यों नहीं सिखाया जा रहा है इनको? जो सिस्टम है वो सिखाया नहीं जा रहा या सिस्टम पता नहीं है। मेन इशू ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मांगलिक दोष से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी भी तरीके से, तो एक्सेप्ट होगा क्या? लेकिन लोग तो मांगलिक दोष से बहुत डरते हैं। बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैलाया इतना ज़्यादा गया। इवन मैरिजेस जो होती हैं वो मंगल दोष को देखकर डिसाइड होती हैं कि मंगल दोष है कि नहीं है, अगर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोनों मांगलिक होने चाहिए तभी शादियां होंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले, इस पॉडकास्ट से पहले की बात बताता हूँ कि मेरे पास एक मैच आया कराने के लिए और अपने एक खास जानकार का ही है। उन्होंने कहा मेरे को अपने बेटे के लिए कराना है। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई लड़का ने खुद ऑनलाइन चेक कर लिया है, लड़की मांगलिक है और मैं मांगलिक नहीं हूँ, तो ये बात मेरी जो है चलेगी नहीं, आपस में बनेगी नहीं, उसमें कोई ना कोई बुरा हो जाएगा। मतलब जो नॉन एस्ट्रोलॉजर है, जो एक आम इंसान है जो इंजीनियरिंग फील्ड में है या किसी और फील्ड में है, उसको भी दिमाग में ये बैठ चुका है कि अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभिषेक जी, आपसे बात करके ये तो पता चला कि आप कुछ डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हो। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस पॉडकास्ट में हम वो डिस्कस करें कि आपका क्या सिस्टम है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो नहीं करनी चाहिए आम यूज़र को। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है, नया साल आने वाला है और लोग सनसाइन प्रिडिक्शंस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये सनसाइन प्रिडिक्शन जो हैं वो कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं? देखो, जो सनसाइन प्रेडिक्शंस है वो जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि 7 बिलियन पीपल आर देयर, 7 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है इस धरती के ऊपर और 12 राशियाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ लोग एक ही राशि में आ जाएंगे। तो अगर 70 करोड़ लोगों का, आप खुद सोचो कि कैसे पॉसिबल है कि एक ही राशि का एनालिसिस हो कि भी मेष राशि वालों के लिए ये साल ऐसा जाने वाला है। क्या ये पॉसिबल है? खुद सोच के देखो, घर में 2 बच्चे होते हैं और अगर सेम राशि के भी होंगे, उन दोनों की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, तो ये कहाँ 70 करोड़ लोगों की एक जैसी हो जाएगी। अच्छा, यही रीज़न था। पिछले साल क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर में प्रिडिक्शन आई हुई थी जेमिनी साइन की। आप मानेंगे नहीं, मेरे दोनों दोस्त हैं उनकी जेमिनी साइन है। उनकी राशि जो है वो जेमिनी थी। तो उसमें लिखा हुआ था भाई प्रपोज करो और आपका काम हो जाएगा। दोनों ने प्रपोज किया, एक का हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। तो ये मेरे को समझ नहीं आया कि जेमिनी साइन होते हुए भी प्रिडिक्शन दोनों की फिट क्यों नहीं बैठी। हाँ, देखो, हर एक की ना अपनी हॉरोस्कोप भी तो है ना, अपनी पूरी जन्मपत्री एक अलग है। किसी की कोई दशा चल रही है, किसी की कोई दशा चल रही है, किसी का प्लैनेट कहीं और बैठा है, किसी का कहीं बैठा है। उसके बेसिस पे निकलता ना, ये सिर्फ थोड़ी कि एक राशि को पकड़ के आप कह दो कि जी इस राशि वालों के साथ सब कुछ ही होगा। तो अगर कोई प्रपोज कर रहा है और उसको और सब एक ही राशि में, तो सबको प्रपोज करना चाहिए और सबकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं होता। तो मतलब कुछ और है राशियों के अलावा जो डिसाइड करता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या होगा? ऑब्वियसली, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो क्या करना था? आप सिर्फ न्यूज़पेपर खोलो, आज का दिन पढ़ो, या ये आज का ये महीना कैसे होना है, ये साल कैसे होना है, और बैठ जाओ चुपचाप, होता रहेगा जो होना है। ऐसा नहीं होता। तो वो क्या चीज़ है, मतलब वो राशि के अलावा हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कुंडली में जिससे हम और बेहतर प्रिडिक्शन पर पहुंच सकते हैं? देखो, जो आपने बात बोली ना कुंडली, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या है, राशि क्या है, राशि तो सिर्फ एक ग्रह को लेके हो रही है ओके। कि चंद्रमा कौन से सन साइन यानी कि कौन से जोडियक साइन या राशि जिसे हम कहते हैं कि कहाँ बैठा है, उसके बेसिस पे दे रहे हैं। अच्छा, ये तो हम इंडिया में तो हम ये कर रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम चंद्रमा का राशि लेते हैं और बाहर वेस्टर्न वाले क्या करते हैं, सन साइन के ऊपर उनका एक अलग सिस्टम चल रहा है। तो राशि की प्रेडिक्शन देना तो सिर्फ एक चीज़ को आप देख रहे हो, और जबकि कुंडली का मतलब होता है कि 9 ग्रह कौन से घरों में बैठे हैं, किसकी राशि में बैठे हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हैं, किसके उपनक्षत्र में बैठे हैं, उससे एनालिसिस निकलना है, सिर्फ राशि पे थोड़ी निकलना है। तो लेकिन ये सारे सिस्टम्स आपने बताए सब अलग अलग है, प्रिडिक्शन तो एक ही निकलनी चाहिए ना? देखो, प्रिडिक्शन एक जैसी नहीं निकल सकती है, क्योंकि जो भी अलग अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है उसमें अलग अलग एनालिसिस एंड अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। तो कैसे निकल सकती है एक जैसी? नहीं निकल सकती। आपको एक ऐसा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जो एक साइंटिफिक सिस्टम हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था डॉक्टर वाली, डॉक्टर के हिसाब ने जो उन्होंने मेडिकल रिसर्च कर रखी है, उस मेडिकल रिसर्च को हर एक पर्सन वही फॉलो कर रहा है और वो साइंटिफिकली प्रूवन है। वैसे ही
हॉरोस्कोप में भी ऐसा एस्ट्रोलॉजी में सिस्टम है कि आप उस सिस्टम को अगर फॉलो करते हो तो प्रिडिक्शन एक क्लास में जो बच्चे बैठे होंगे और अगर वही सिस्टम पढ़ रहे हैं उन सब के वही एनालिसिस निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो आपके पास जो साइंटिफिक सिस्टम है उससे किस तरह की प्रिडिक्शंस निकलती हैं? मतलब लोग आपके पास क्यों आए, क्या पूछने के लिए आए? देखो, लोग किसी भी बात को पूछने के लिए आ जाते हैं, वो Okay. चाहे मैरिज हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे चाइल्ड बर्थ हो, कुछ भी, ट्रैवल के ऊपर। इनफैक्ट अभी रिसेंटली किसी ने कॉल किया था तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ अब नए घर में, बट मैं शिफ्ट नहीं कर पा रही, क्या मुझे घर रोक रहा है क्या? मैं कहा देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई माइंडसेट होगा जिसकी वजह से आप नहीं शिफ्ट करेंगे। मैं कहा उस पे पहले एक्सप्लोर करो। कह रहे हाँ वैसे लग तो यही रहा है कि पहले क्या था कि हमें था कि भाई हम नवरात्रों में कर लेंगे तब तक रेडी हो जाएगा, वो रेडी नहीं हुआ। फिर हमें लगा कि दिवाली तक रेडी हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्टर है उसने डिले कर दिया तो वो नहीं हुआ। अब हमें लग रहा है कि जब दिवाली भी निकल गई, नवरात्रि भी निकल गई, तो फिर आराम से कर लेंगे। हो सकता है यही वजह हो। मैं कहा इसमें ज्योतिष नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने आप को बैठना है, ये देखना है कि आपका जब कंप्लीट होगा तो लॉजिकली आप उसके बाद ही मुहूर्त निकाल के जाओगे ना। अभी से सोच ही क्यों रहे हो? कह रहे हाँ ये तो सही है। कह रही है कि मैंने आपको एक बात बताती हूँ, ये चीज़ मैंने किसी और से भी पूछी, उन्होंने तो 4 चीज़ें और बता दी, मेरा दिमाग वहाँ ख़राब हो गया। फिर मेरे जो अंकल हैं उन्होंने कहा यार तू अभिषेक से बात कर, वो तेरे को सही गाइड करेगा। मैं कहा जी इसमें ज्योतिष की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आपको सिर्फ बैठना है, सिर्फ अपने जो कंस्ट्रक्शन वाला जो कर रहा है उससे पूछो कि कब तक कंप्लीट करके देगा, उसके बाद मेरे से मुहूर्त निकलवा लेना। सिंपल है, इसमें सोचना क्या है। यही बात है कि हम जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो साथ में 4 चीज़ें बताता है, फिर अगर बाई चांस हम दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो डिफरेंट 4 चीज़ें बता देता है। तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट होती है, और आज के इस पॉडकास्ट का मोटिव ही यही है कि वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। वो क्या सिस्टम है, वो क्या सही तरीका है जिससे हम ज्योतिष की हेल्प ले सकते हैं। देखो, जो सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ वो एक साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। उसमें डेप्थ तक एक एनालिसिस निकलता है। डेप्थ तक एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है और किसके उप नक्षत्र में बैठा है, इसके बेसिस पे एक एनालिसिस जो है मैं कैलकुलेशन निकालता हूँ। उस कैलकुलेशन में जो प्रिडिक्शन मैं देता हूँ वही जो सिस्टम या फॉलो करता हूँ, या जो मैं कॉम्बिनेशंस यूज़ करता हूँ, सेम कॉम्बिनेशंस वो आपकी हॉरोस्कोप पे भी लगेंगे, दूसरे के हॉरोस्कोप में भी लगेंगे, तीसरे के हॉरोस्कोप में भी वही लगेंगे। ऐसा नहीं है कि इसका मांगलिक दोष कुछ और कह रहा है और उसका मांगलिक दोष कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं होता। सिस्टम ये है कि जो फॉर्मूला, जो कॉम्बिनेशन मेरी हॉरोस्कोप में लगेगा वही आपकी हॉरोस्कोप में लगेगा और वो दूसरे वाले के हॉरोस्कोप में लगेगा। तभी तो एक वो यूनिफॉर्मिटी आएगी। अगर वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तो प्रेडिक्शन कभी भी सही निकलेगी ही नहीं। तो वो जो फॉर्मूलाइज आप यूज़ करते हैं वो किसी की भी कुंडली से प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं? हाँ, किसी भी हॉरोस्कोप पे प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। इनफैक्ट वो तो इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं पता तो भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से और बहुत सटीक तरीके से दिया जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होती अपनी डेट ऑफ बर्थ, या डेट पता होती है तो टाइम पता नहीं होता, तो वो कौन सा सिस्टम है जिसको आप यूज़ करते हो? देखो, इसमें एक यूज़ होता है सिस्टम जिसको हम कहते हैं प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली के नाम से आपको समझ आ जाएगी कि उस प्रश्न की एक कुंडली बनाई जाती है। जब उस प्रश्न की कुंडली बनाई जाती है उसमें ग्रहों की स्थितियां डाली जाती हैं कि कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र, कौन से उपनक्षत्र में, और साथ ही साथ में क्या दशा चल रही है। और आंसर जो निकलता है उसको पूरा कॉम्बाइन करके उस आंसर को दिया जाता है कि ये चीज़ अगर होनी है तो ये क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या होनी है तो कब होनी है, या कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है, कौन सा टाइम पॉजिटिव नहीं है। और लोगों को प्रिडिक्शन एग्जैक्ट मिलती है। मेन थिंग है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई लॉजिक यूज़ नहीं कर रहा। लॉजिक का मैं ये कितना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि लोगों को सिर्फ ये है कि भाई ज्योतिष में जो लिखा है इसी के ऊपर बता दो, सिर्फ 4 लाइन में जो भी हैं वो बता दो। बट मेन थिंग है कि पर्सन को गाइडेंस मिलनी चाहिए, उसको सही रास्ता दिखना है। उसको ज्योतिष में वो आपके पास आ तो गया, आपने प्रेडिक्शन दे भी दी, बट अगर आपने उसको सही से गाइड नहीं किया वो उसके किसी काम की होने वाली भी नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो यूट्यूब पे जो या इंस्टा पे जो सारी रील्स चल रही हैं जिनमें बातें होती हैं कि 1 नंबर वाले जो हैं वो सारे जो हैं कॉन्फिडेंट होंगे, तो वो बातें पूरी सच नहीं है? नहीं, पूरी सच नहीं है, वो एक बेसिक है। अब जैसे ए फॉर एप्पल, ठीक है भाई, ए फॉर एप्पल है, मगर ए फॉर कुछ और भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, ए फॉर एयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। सिर्फ एक ए की वजह से सबका एक जैसा होगा वो पॉसिबल नहीं है ना, कि एक ए सब कुछ ही डिसाइड कर रहा है। इसलिए
डिपेंड करता है कि आप जब तक पूरी चीज़ नहीं देखोगे, वो पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, क्या आपको इंग्लिश में समझ आ जाएगा? वो नहीं आएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बोलना तो ये हो गया कि जी मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मतलब एक नंबर वाले सारे आईएएस नहीं बनने वाले। अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचो, 9 नंबर तक चलता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर 1 से होना है तो 70 करोड़ जो मैं कह रहा था उसकी जगह 80 करोड़ हो जाएगा, 7 बिलियन। तो इतनी तो आईएएस की पोजीशन ही नहीं है जितने वो बना देंगे। पॉसिबल कैसे है? तो आपने तो बहुत सारे माँ बापों की आशाओं पे पानी फेर दिया, क्योंकि वो तो इस होप में बैठे थे कि मेरे बच्चे का एक नंबर है तो वो तो आईएएस बनेगा। अगर सिर्फ पैदा होने से आपकी ज़िंदगी में आप आईएएस बन जाओगे कि इस तारीख को पैदा हुए थे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ मान लो, चलो एक चीज़ ये भी मान लेते हैं कि चलो एक नंबर वाले बन सकते हैं, बट कि अगर वो मेहनत नहीं कर रहे, अगर वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर रहे, तो क्या बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन आप कुंडली से कैसे निकालते हैं कि उसमें वो क्षमता है अच्छे मैनेजर बनने की या आईएएस बनने की या कुछ हासिल करने की, पैसा होगा नहीं होगा, ये सारे जितनी भी प्रोडिक्शंस हैं कुंडली से कैसे निकालते हैं? क्योंकि सन साइन से और ये मून साइन से तो नहीं निकल रही है, तो आपने क्लियर कर दिया। लेकिन अगर किसी की कुंडली आपके पास आ जाती है तो आप उसे बता पाते हैं या नहीं? देखो, ज्योतिष में आप हर चीज़ का आंसर दे सकते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ का। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ही दे सकते, बट 99% तक आप चीज़ों को आंसर दे सकते हो। अब कहाँ लॉजिक का रीज़न आता है? अब आईएएस के लिए अगर कोई माँ बाप पूछने आ रहे हैं या कोई बच्चा खुद ही पूछने आ रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ नहीं बन सकता, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ओवरऑल हॉरोस्कोप में कितना पोटेंशियल है। वो डिपेंड करता है कि किस घरों से एसोसिएटेड है, ठीक है ना? अगर वो पॉजिटिव हाउसेस के साथ एसोसिएटेड है, जो एजुकेशन के भी हैं और विन इन कंपटीशन के भी हैं, तब तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो नेगेटिव हाउसेस के साथ हैं, जिसमें ऑब्स्टिकल्स हैं या लॉसेस हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पहला तो आपने एक ओवरऑल हॉरोस्कोप का एनालिसिस देखा। सेकंड आपको ये देखना है कि वो बच्चे की उम्र क्या है, उसने एग्ज़ाम देने कब है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ना इसको आगे तक देखते नहीं, वो तो सिर्फ हॉरोस्कोप देखिए, ओह इसका तो आईएएस का योग बनता है। योग से क्या आपको तो ये देखना ना कि भाई उसने एग्ज़ाम कब देने हैं। उस टाइम पे अगर उसके अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है और अच्छे ग्रहों की दशा में वो कंपटीशन को क्लियर कर सकता है, तब तो उसकी पॉसिबिलिटी है। मान लो उसकी वैसे हॉरोस्कोप ठीक है, बट जिस टाइम पे उसका एग्ज़ाम आ रहा है उस टाइम पे नेगेटिव ग्रह चल रहे हैं, कहाँ से निकल आएगा? नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे लॉजिक आता है, पहले ये देख लो कि कौन से टाइम पे एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आगे की दशाएँ कैसी हैं। क्योंकि सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम पे नहीं है ना, आपको उसका पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं उनसे पूछता हूँ कि प्रोसेस क्या है इसका टोटल। आप मुझे ये बताओ कि पहले क्या चीज़ है, पहले कौन सा एग्ज़ाम आता है, फिर उसके बाद क्या चीज़ आती है, फिर क्या चीज़ आएगी, और उस हिसाब से मैं पीरियड चेक करता हूँ। अगर तो वो पॉजिटिव की तरफ हैं तो मैं उनको कहता हूँ हाँ दिस इज़ वेरी गुड, यू कैन ट्राई इनटू इट। अगर वो सही नहीं आ रहा तो मैं उनको ये गाइडेंस दे देता हूँ कि टाइम सही नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप कर नहीं सकते हो। आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर टाइम सही होता तो। आपने अभी योगों की बात करी, तो राजयोग, धन योग, ये बड़ा एस्ट्रोलॉजी में चलता है ना? और लोग इसी से ही डिसाइड करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत सारे बता रहे हैं कि आपका राजयोग है तो आपको तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ऐसा भी आप मानते हैं कि राजयोग होने के बाद भी पर्सन की जिंदगी बेकार हो? हाँ, बहुत बहुत पॉसिबल है ये तो। क्योंकि सिर्फ योग जो है ना, योग क्या है मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। लेट्स से धन योग की बात कर लेते हैं। धन योग के में जो बेसिक योग बनाते हैं वो ये कहते हैं कि दूसरे घर का, यानी कि जो संचित घर, धन का जो घर है, वो अगर 11वें घर में बैठा हो लाभ के, या 11वें का मालिक दूसरे में बैठा हो, तो धन योग बन जाता है। ये तो पॉसिबिलिटी क्या कभी भी हो सकती है। बट क्या सिर्फ 2 घर पे या 2 ग्रहों पे ही चल रही है जिंदगी? कुंडली का मतलब है कि पूरी हॉरोस्कोप, यानी कि 12 राशियां, 9 प्लैनेट्स और 12 घर, इनके कॉम्बिनेशन से जो दशा में आएगा उसके ऊपर एनालिसिस निकलता है। पता लगा दशा तो चल रही है किसी ऐसे प्लैनेट की जिसमें 8वां घर और 12वां घर भरा पड़ा, और देख आप धन योग रहे हो और कह रहे हो जी पैसे नहीं आ रहे, कैसे आ जाएंगे? तो आम पब्लिक के लिए ये देखना कि मेरी कौन सी राशि है, या मेरा कौन सा नक्षत्र है, या मेरे धन योग हैं, राजयोग हैं, ये सब आम पब्लिक के लिए देखना तो आसान है। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो आम पब्लिक किस तरह से देख पाएगी, कैसे समझ पाएगी? या उनके लिए ज्योतिष बहुत ही मुश्किल है, वो सीख ही नहीं सकते कभी?
देखो, ज्योतिष तो कोई भी सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि वे ज्योतिष में सिर्फ आप अगर ऐसे हो गए तो सीख सकते हो, नहीं। आपका एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, वो किसी भी लाइन में है। ऐसा नहीं है कि आप, अगर किसी का एप्टीट्यूड ही नहीं है उस तरफ, तो वो नहीं सीखेगा। तो पहले तो है कि एप्टीट्यूड है, एक इंटरेस्ट है। तो अगर आपका एप्टीट्यूड है और इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हो, दैट इज़ ईजी। और सिस्टम जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आज गणेशा पे, जो मैं खास कर करता हूँ, उसमें वो इतना ईजी है, वो सिस्टम है कि आपको बेसिक, अगर ज्योतिष में सिर्फ बेसिक पता है, मैं आपको ऐसे फॉर्मूलाज और ऐसे कॉम्बिनेशंस दे सकता हूँ जिससे आप पढ़ के आराम से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको अपने एप्टीट्यूड और अपने दिमाग को खोल के रखना है, एंड इट इज़ ईजी टू डू। जितना मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ उतना ईजी है। 100 तरह के योग, 100 तरह के दोष, ये सब याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आजकल एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लिए भी काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं। और ये देखा गया है कि लोग जनरली जो है वो 1 महीने में 2 महीने में एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर। और वो वही सन साइन पर, वही राजयोग धन योग पर, इसी तरह की बातें करते हैं। तो आपकी जो डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी है, अगर वो कोई सीखना चाहे तो कितना समय उसको लगेगा? देखो, जो मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, विच इज़ द साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी। साइंटिफिक क्यों? क्योंकि सेम फॉर्मूलाज, सेम कॉम्बिनेशन जो मेरी हॉरोस्कोप पे लग रहा है वही आपकी हॉरोस्कोप पे लगेगा, वही थर्ड पर्सन की, वही फोर्थ पर्सन की, सबके में वही कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अलग हो जाए। तो दैट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उस साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने में अगर आप सिर्फ रोज के आधे घंटे से 1 घंटा भी अगर आप देते हो, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 4 से 5 महीने तो तब भी लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 महीने का कोर्स किया और आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, तो फिर आप वही इंस्टाग्राम वाले एस्ट्रोलॉजर बनोगे, प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर नहीं बनोगे। और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर आप प्रिडिक्शन उस दे रहे हो एज अ इंस्टाग्राम एस्ट्रोलॉजर, जिसने एक एक महीना कोर्स या 10 दिन 3 दिन का वर्कशॉप्स आजकल बहुत चलती हैं, वो करके आपने दिया है, तो आप ये समझ लो कि आप दूसरे बंदे को ख़राब कर रहे हो, अपने आप से तो आप झूठ ही बोल रहे हो। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, आप ज्योतिष में कैसे आए? क्योंकि आपको 20 साल हो चुके हैं प्रिडिक्शंस करते हुए, लेकिन ज्योतिष में किस तरह से आए? और क्या आपने देखा कि इस जर्नी में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखो, 20 साल तो मुझे हो गए आज गणेशा पे, उससे पहले भी 5 साल मैं ज्योतिष में था ही। तो एस्ट्रोलॉजी तो करते हुए, अगर प्रैक्टिस करते हुए की बात करूँ, तो 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, है ना? शुरू में तो ये लोग होता था कि जब मैं प्रेडिक्शन देता था या मैं वो लोगों को कहता था कि मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो लोग कहते थे, नहीं जी आप नहीं, आपके पापा करते होंगे। मैं कहा नहीं जी, मैं ही खुद ही करता हूँ, बिकॉज आई वॉज टू यंग एट दैट टाइम। द ओनली थिंग इज़ कि लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती कि यार इतना छोटे को इतनी ज्योतिष में इतनी वास्ट नॉलेज होगी। एंड यू वोंट बिलीव कि जो मेरे साथ, जिनको मैंने प्रेडिक्शन आज से 25 साल पहले दी थी, वो आज तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप जो प्रेडिक्शन उस टाइम पे करते थे और आज भी जो आप दे रहे हो, वो बिल्कुल ठीक जाती हैं। और जबकि दूसरों लोगों के पास हम कई और जगह गए हैं, तो हमें वो मज़ा ही नहीं आता, ना वो प्रॉपर गाइडेंस दे पाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखो, ज्योतिष सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि आप ज्योतिष की नॉलेज है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो, कैसे आप गाइड करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्योतिष में ये सब सिखाता हूँ। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं ये सब सिखाता हूँ। तो आपकी ज्योतिष में वो दोष भी सिखाए जाते हैं, मंगल दोष, काल सर्प दोष, साढ़े सती, ये सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं? देखो, होता क्या है कि अगर आपको मंगल दोष के बारे में नहीं पता कि कैसे बनता है, आपको ये नहीं पता कि काल सर्प को कैसे देखा जाता है, कि काल सर्प कैसे बनता है, ये नहीं आपको आइडिया, तो होगा क्या उस टाइम पे कि क्योंकि जो आपके पास आ रहा है 99% वो यूट्यूब ये वो सब लोग सुन सुना के उसको पता है कि भी काल सर्प है जी मेरा, या मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर ने बोल रखा है, और आपको नहीं आता होगा, क्या क्या यार लगता है इसको कुछ आता ही नहीं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पसेस आपको ये मिथ सारे पता होना चाहिए जिसमें ये दोष वोष सारे आते हैं। बट प्रिडिक्शन जो आप करोगे वो आपको साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी से ही करनी चाहिए। प्लस जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए उसमें लॉजिक और रीजनिंग आपको साथ में देनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको। प्रिडिक्शन के साथ साथ गाइडेंस अगर नहीं मिल रही है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। लेकिन काल सर्प दोष का जैसे बोलते हैं कि लाइफ में बड़े हर्डल्स आते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं? ये बिल्कुल ही बेकार की बात है। गलत बात तो छोड़ो, बेकार की बात है। इस पे तो डिस्कस करना भी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स के या जो अभी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, उनका भी टाइम वेस्ट करना है। ये इतना बेकार है। काल सर्प का मैं आपको एक बेसिक दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है। 9 ग्रह होते हैं जिसमें से हम राहु केतु को छाया ग्रह मानते हैं। राहु केतु अपने से 180 डिग्री की दूरी पे होते हैं, यानी कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप किसी सर्कल को
बीच में से काट दो और उसको एक तरफ सारे बाकी के प्लैनेट्स यानी कि राहु केतु को ऊपर नीचे लेके लेफ्ट साइड या राइट साइड में बाकी के 7 ग्रह अगर आ जाएं तो उसको वो कालसर्प मान लिया। तो कहते हैं कि आधा सर्कल खाली है, आधा भरा हुआ है, तो ये हो गया कालसर्प। इतना सिंपल है देखना। कोई भी बंदा आज अपनी हॉरोस्कोप उठाए और देख लेगा कि अगर राहु केतु की लेफ्ट में या राइट साइड अगर प्लैनेट्स एक ही तरफ हैं तो कालसर्प बना है। आप ये देखो कि 15 दिन तक तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। जब भी कालसर्प रहता है नॉर्मली 15 दिन तक रहता है। 15 दिन में कितने सारे बच्चे पैदा हो गए, है ना? उन सबकी जिंदगी सिर्फ एक दोष या योग पे होगी नहीं। तो सिंगल दोष या सिंगल योग इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ये डिपेंड होता है कि पूरी हॉरोस्कोप क्या है, कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है और क्या दशा चल रही है। इसके बेस पे निकलता है आप एक चीज़ के ऊपर कैसे एनालिसिस दे सकते हो और ये हो रहा है बट गलत हो रहा है। मतलब एक समूह के लिए प्रिडिक्शन करनी थोड़ी सी वेग हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल ही वेग है। मतलब आपने अभी तक हमें ये बताया कि राशि के बेस पे प्रिडिक्शंस हैं या फिर जो योग हैं या दोष हैं, ये सब जो है ये सारी जनरल बातें हैं, इससे एक्चुअल प्रिडिक्शन उस पर्सन की नहीं निकल रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है कि शायद उसकी ठीक निकल जाए, शायद ना निकले, और एक्चुअल तरीके से वो एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। देखो पॉसिबिलिटी वाली वही बात होगी, कॉइन फ्लिप। इससे अच्छा तो आप सिक्का उछाल लो ना, अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा, वो भी 50% चांस दे देगा आपको। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा योग है कौन सा दोष है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी जन्मपत्री क्या कह रही है और क्या दशा चल रही है वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप माने ना माने, एस्ट्रोलॉजी में फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी बहुत चल रही है आजकल। लोग मंगल दोष पे बड़ा डराते हैं, काल सर्प पे बहुत खिंचाते हैं, और साथ साथ राहु केतु तो ऐसे टूल्स हैं उनके पास, शनि ग्रह हैं, जिससे उसके मन में फियर डाल देते हैं और कुछ ऐसे रेमेडीज बताने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी तरह से ऐसा कुछ करते हैं कि उनमें फ़ायदा हो जाए। शायद ये सब मार्केट में चल रहा है और हमारे यूज़र्स जो है वो अब एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट उनका लूज होता जा रहा है। तो एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो एस्ट्रोलॉजी में साइंटिफिक हो, और आप उस पर काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस सिस्टम को आप पब्लिक के सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? अभी तक ये सिस्टम छुपा हुआ क्यों है? देखो छुपा तो मैं ये कहूँगा क्योंकि इसकी अवेयरनेस कम है, मेन प्रॉब्लम ये है। और अवेयरनेस कब होती है? जब आप ओवर मार्केटिंग करते हो क्या रहा है कि जो जनरलाइज प्रिडिक्शन देने वाले लोग हैं, इट्स ईजी टू डू। ओके। आप एक तरह से ना मान लो कि मेष राशि वालों के साथ ये होने वाला है, ये आपने सुना। अब जिसको ज्योतिष नहीं आती वो ये तो चेक कर सकता कि मेरी मेष राशि है कि नहीं है, तो उसको लगता है मेरे बारे में बात हो रही है, ईजिली एक्सेप्ट हो जाती है। या 1 नंबर वालों के साथ ये होने वाला है, 9 नंबर वालों के साथ ये हो रहा है, ये साल 5 नंबर वालों के लिए खराब है। ये सब जो है ना, लोगों को अपना नंबर निकालना ईजी है ना, क्योंकि वो सिर्फ एक टोटली तो करना है। बट उनको ये समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। वो आपके सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ लॉजिक, उसके ऊपर ही आपको सेल कर रहे हैं वो। और वो क्योंकि आपको लगता है कि यार उसने तो बोला था मेष राशि में ये होगा, और वो आपको लग रहा है कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये होगा। ऐसा नहीं होता है। दूसरा, उनका एक और सिस्टम होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे आपने अभी बोला कि फियर, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया या इस राशि वालों के साथ तो ये बुरा हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल बेकार की बात है। 70 करोड़ लोगों को एक ही में डाल देना, या अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो करीबन नहीं तो 80 करोड़ लोगों को एक ही राशि में, एक ही नंबर में डाल देना, बेकार की बातें हैं। खाम खा चली जा रहे हैं, और सिर्फ क्योंकि ईजी है लोगों को कि भाई मेरा नंबर क्या है जानना, तो उनको लगता है मेरे बारे में बात हो रही है। इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से प्रिडिक्शंस नहीं निकाल पा रही हैं, जो अभी मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं? हाँ, ये आपकी लास्ट वाली लाइन में एक बार तो मैं डर गया कि यार ये कह रहे हैं कि नहीं निकाल पा रही। नहीं, ऐसा नहीं है। कि देखो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अगर आप सही सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सिस्टम से कर रहे हैं तो प्रिडिक्शन निकलती है। क्यों नहीं निकलती? मैं 25 सालों से कर नहीं रहा हूँ, 25 सालों से लोग जुड़े नहीं हुए इस काम में मेरे साथ। ऐसा है कि मेन में इम्पॉर्टेंस ये है कि फियर मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि हो रहा है। और लोग ना फियर की तरफ जल्दी होता है, क्योंकि ना क्या है कि ना लॉस जो है ना साइकोलॉजिकली, कोई बंदा पैसे खोना नहीं चाहता, कोई बंदा रिलेशनशिप खोना नहीं चाहता। आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा वो कहते हैं कि जो मेरे पास चीज़ है मैं उसको खो नहीं सकता। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम ना, अगर आप साइकोलॉजी में भी जाओगे तो इट इज कॉल्ड लॉस अवर्जन। तो वो जो फैक्टर है
वो दिमाग में बैठा हुआ है। तो क्या करते हैं जो यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स ये हैं या रील्स वाले ये जो अपकमिंग लोग हैं, वो क्या करते हैं, आपको सिर्फ लॉस 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 उसी पे हैमर करते रहेंगे। क्यों? उनको पता है कि आप लॉस से बचना चाहोगे तो आप उसके लिए कुछ भी कर जाओगे। अच्छा अभिषेक जी, एक और ग्रुप है जो इंटरनेट पे बड़ा फेमस है, जो कहता है कि एस्ट्रोलॉजी कोई काम नहीं करती है, अपना कर्मा करो और उसी पर सब सिर्फ ध्यान दो, उसी से ही आपका भविष्य बनेगा। तो क्या कर्मा का भी रोल होता है या जो लिखा हुआ है वही होगा? देखो, मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने हर तरह की चीज़ों को देखा है, समझा है। ज्योतिष जो है, मैं आपको आज बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ कि क्यों कई बार क्या होता है कि प्रेडिक्शंस में फ़र्क आ जाता है। उसका भी एक रीज़न इसी में से निकल आएगा। होता क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, डेस्टिनी जिसे हम कहते हैं, वो आपको हॉरोस्कोप जो है ये आपको ये बता सकता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसे होने वाला है, पॉजिटिव है उस चीज़ के लिए या नेगेटिव है। अलग अलग जो हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे मैरिज, करियर, फाइनेंस, ट्रैवल, हेल्थ, ये सब अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। कोई प्लैनेट किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कोई प्लैनेट किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल है। डिपेंड करता है हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप। दशा क्या चलने वाली है उस पर भी डिपेंड करता है। हॉरोस्कोप आपको इतना ज़रूर बता देता है कि आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होने वाला है कि नेगेटिव होने वाला है। सो जो अपकमिंग पीरियड्स हैं वो कैसे होने वाले हैं, इस पे आप कैसे एक्ट अपॉन करते हो, ये बेसिकली आप अपने पर्सनली जो आप उसमें कर्म करने वाले हो वो उसके रिजल्ट्स को डिफाइन कर देगा। कुछ इसका एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं? मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। मैरिज के ऊपर ले लेते हैं पहला। पीछे पैंडेमिक था, क्या हो रहा था उस टाइम पे कि सब लोग अपने घरों में थे, टोटल कर्फ्यू टाइप लगा हुआ था कि कोई बाहर नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पैंडेमिक के टाइम पे पीपल वर मोर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। ड्यूरिंग दैट टाइम हो क्या रहा था कि लोगों को ये कंसर्न था कि हेल्थ इशू ना हो जाए और कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए, और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल था कि वो टाइम ही ऐसा चल रहा था, ठीक है ना। और ये क्या, ये सिर्फ इंडिया में था, वर्ल्ड ओवर था, ठीक है। उस टाइम पे क्या जो मैरिजेबल एज में लोग थे उस टाइम पे, क्या उनकी मैरिजेस का योग नहीं बने होंगे? क्या प्लैनेट्स ये नहीं कह रहे होंगे कि हाँ ये पॉजिटिव टाइम है मैरिज के लिए? कह रहे होंगे ना, पीरियड तो आ हाँ, ही रहा उन्होंने होगा। डेलिबरेटली डिले करी मैरिज। बस ये बात जो आपने बोली है, डेलिबरेटली डिले करी है, तो यानी कि उनका कर्म या उनका फोकस किस तरफ था? सिर्फ हेल्थ की तरफ। मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर तो वो आगे जा ही नहीं रहे थे ना मैरिज करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ें थी नहीं। तो आप अपने उस टाइम को कैसे यूज़ करते हो वो आपकी फ्री विल और कर्म पे है। ओके। बट एक फैक्टर और ये भी है, मान लीजिए कि आज के टाइम पे किसी का मैरिज योग नहीं है और वो इस पर एफर्ट डाली जा रहा है, तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि होते नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिव प्लैनेट्स की एनर्जी ही नहीं आ रही है, वो उस कॉम्बिनेशंस को वो प्रमोट ही नहीं कर रहा, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है? मान लीजिए कि एक हॉरोस्कोप है, उसमें टाइम अच्छा चल रहा है कि यार ये पर्सन आज अगर इस पे एफर्ट्स डाले और अपने काम पे डाले तो ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, इसको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, अच्छा बिजनेस हो जाएगा, अच्छे पैसे कमा लेगा। टाइम फेवरेबल दे रहा है आपकी हॉरोस्कोप, बट वो पर्सन कहता है नहीं मुझे तो कुछ करना ही नहीं अभी, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, या नहीं मैं तो सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहता हूँ, मेरे को काम करना ही नहीं है जी। तो कितने पैसे कमा लेगा? आप बताओ कि पॉसिबल है क्या उसके लिए वो कमाना या उसमें जॉब में जाना? जब वो अप्लाई ही नहीं कर रहा, वो बिजनेस की तरफ जा ही नहीं रहा, तो कैसे हो जाएगा? इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर हॉरोस्कोप, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइम जो भी चल रहा है वो आपके हॉरोस्कोप पे, प्लस आप कितने एफर्ट डाल रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, वो ये दोनों कॉम्बिनेशन में ही काम करते हैं। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हॉरोस्कोप में हमारे पास लिखा है, अगर हम उसमें एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। ये ना कुछ चीज़ों में तो मैं मान सकता हूँ कि पॉसिबिलिटी है, सब में नहीं है। 80% ऑफ द चीज़ों में नहीं होगी। किस तरह की 80% चीज़ें? एग्जाम्पल है कि 80% ऑफ चीज़ें में, जैसे आपकी मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, इन सब में नहीं होगा, उसमें आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, उस चीज़ के लिए आपको बढ़ के आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। सेकेंड इज़ कि कहाँ हो जाएगा, मैंने अभी आपको बोला कि कहाँ हो जाएगा। मान लो एक टाइम चल रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ का टाइम चल रहा है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली खाना तो खाओगे ही, जीने के लिए खाना तो खाओगे ही आप। हो ये सकता है कि अगर टाइम ख़राब चल रहा है तो आप जो खाना खा रहे हो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाए। ओके। पॉसिबल है ना। वो हो सकता है कि आपको रिएक्शन कर जाए, दूसरे को घर में ना करे, उसका टाइम ख़राब नहीं चल रहा तो
कुछ चीज़ों पे ऑटोमेटिकली होती है, बट एक और इसमें डिफरेंस है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको पता लग जाता है ज्योतिष के हिसाब से, हम आपको बताते हैं कि ये टाइम आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आप पहले से ही प्रिकॉशन ले लोगे कि मुझे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ मुझे करनी है ताकि मैं उससे बचा रहूं या उसको मैं मिनिमाइज कर दूं। यू आर प्रोन टू दैट प्रॉब्लम, बट अगर आप प्रिकॉशन साथ में लेके चलोगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ ज्योतिष का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। बट एफर्ट, आप देखो ना, एफर्ट उसको मिनिमाइज करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ रहा है। अगर आप कर्म नहीं करोगे, आप उसके ऊपर काम ही नहीं करोगे, तो कैसे बचोगे? तो आप askganesha.com पे जो प्रिडिक्शंस करते हैं या लोगों को सजेशंस देते हैं, तो उसमें मेजर रोल ये भी होता है कि कर्म। एग्जैक्टली अब जैसे पीछे एक क्वेश्चन आया था कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो मैंने एनालिसिस दिया कि ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, ये है, प्लस व्हाट आर द पीरियड्स फॉर गेटिंग अ जॉब। साथ ही मैं उसको मैं ये बोलता हूँ कि यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स इनटू इट। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया कि जॉब, अगर वो कह रहा है कि जी मैंने जॉब उस टाइम पे एफर्ट ही ना डालेगा तो जॉब मिलेगी कहाँ से? नहीं मिलेगी ना। उसकी प्रिडिक्शन को, यानी कि आपकी हॉरोस्कोप के रिजल्ट्स को आपने अच्छा या खराब जो करना है वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। इसमें चाहे आपके फिजिकल हो चाहे स्पिरिचुअल कर्म हो, स्पिरिचुअल कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिविटी की तरफ या गॉड की तरफ या सुपर नेचुरल, आप किसी को भी जिसको भी आप मानते हो उस तरफ नहीं है, आपको वो एनर्जी ही नहीं मिलेगी उस काम को करने के लिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कर्म है, माइंडसेट भी है, उसके बाद भी वो चीज़ नहीं हो रही हो जो चीज़ उसे चाहिए? ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी डेस्टिनी पॉजिटिव है, यानी कि आपकी हॉरोस्कोप पॉजिटिव है, आपके कर्म उस तरीके से आप कर रहे हो, आपके स्पिरिचुअल कर्म भी उसके साथ अलाइंड है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो चीज़ ना मिले। क्योंकि कई लोग हैं अभी इस इंडस्ट्री में जो इस तरह की बातें करते हैं कि टोना टोटका, भूत प्रेत, ये बाधाएं हैं, ऐसा है, और उसकी वजह से काम नहीं बन रहे हैं, तो वो कितना सच है? देखो वो पता है क्या, कुछ नहीं है, जिसको रिजल्ट नहीं आ रहे या जिसके जो एफर्ट उसने उस तरह की उसको गाइडेंस ही नहीं मिली, तो उनके लिए तो वो काम करेगी ना चीज़, क्योंकि हो उनके लिए एक्सक्यूज़ बन जाता है। मान लो एक कोई पर्सन है जो इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं है, बट वो ना एफर्ट भी नहीं डाल रहा ढंग से, या वो जो कर रहा है वो ढंग से नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, उसको एक्सक्यूज़ मिल जाता है इस सुन के ये बात कि ये मुझ पे तो शायद टूना टोटका किया इसलिए मैं एफर्ट नहीं डाल पा रहा। ओके। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपको ये जानना कि आपकी हॉरोस्कोप में पॉजिटिव टाइम चल रहा है कि नेगेटिव टाइम चल रहा है, और अगर पॉजिटिव टाइम चल रहा है तो कितने एफर्ट डालने, और नेगेटिव टाइम रहा है तो कितने ज़्यादा एफर्ट डालने होंगे उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। अगर आप वो कर ही नहीं रहे हो तो फिर आप क्या करते हो कि एक्सक्यूज़ निकालते हो, ओहो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि किसी ने मेरे पे कुछ कर दिया। ऐसा नहीं है। चलिए, हमें ये तो समझ आ गया आपसे बातें करके कि भाई चंद्र राशि, सूर्य राशि ये कुछ नहीं करने वाली, योग भी कुछ नहीं करने वाले, दोष भी कुछ नहीं करने वाले। सबसे इम्पॉर्टेंट है मुझे चेक करना है कि कुंडली में मेरा समय कैसा चल रहा है। तो उसके लिए आपने बताया कि प्लैनेट्स को देखना है और दशा को देखना है। लेकिन आम यूज़र जो है वो किस तरह से देख सकता है? आपकी वेबसाइट उसमें हेल्प करती है क्या? ये तो वही बात है कि मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं अपना इलाज करना चाहता हूँ, तो आप डॉक्टर तो नहीं बनने वाले। आप ये सिर्फ इस वजह से कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अपना इलाज करना चाहता हूँ, ये लॉजिक समझ नहीं आता। और 99% लोग प्रमोट ये कर रहे हैं कि आप खुद अपनी कुंडली खुद ही देख लो। भाई क्या जरूरत है? इफ़ यू हैव समबडी एक्सपर्ट अवेलेबल, तो आपको अपना मत्था मारना ही क्यों है? आप कॉन्सेंट्रेट करो कि अपनी ज़िंदगी को आपको बेटर कैसे करना है। ये थोड़ी कि मैं ज्योतिष सीख लूँ और फिर मैं उसको इलाज करूँ। भाई ये तो है कि भाई मुझे अब बुखार है या मुझे खांसी है, पहले मैं डॉक्टर बन जाऊँ फिर मैं अपना इलाज कर लूँगा। लॉजिक नहीं बनता, है ना? वेबसाइट पे आपको बेसिक तो पता लग जाएगा कि आपको इतना पता लग जाएगा कि कौन से गुण मिल, अच्छा गुण मिलान की बात, गुण मिलान, मांगलिक दोष, काल सर्प, ये सब हमारी वेबसाइट पे चेक होता है। बट साथ ही साथ में आप वहाँ पे देखोगे डिस्क्लेमर भी दे रखा है कि इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंडेंट नहीं है। यू शुड गेट योर हॉरोस्कोप चेक प्रोफेशनली। ये इंपॉर्टेंट है। और जब प्रोफेशनल अवेलेबल हैं तो आप उनसे कर लो। हाँ, अगर आपका एप्टीट्यूड है, आपका इंटरेस्ट है सीखने में, तो ऑब्वियसली यू आर मोस्ट वेलकम, सीखना चाहिए। इससे एक एडवांटेज हो जाएगा बस। क्या एडवांटेज? अगर आपने ज्योतिष को प्रॉपरली सीख लिया, जो सिस्टम से मैं सिखाता हूँ, या फिर जिसमें ये दोष योग वगैरह ये सब की मिथ्स को मैं बस्ट करता हूँ, अगर आपने वो सीख लिया तो आप अपनी फैमिली और आपके फ्रेंड सर्कल, उनमें आप उनको उस चीज़ों से बचा लोगे जिसकी वजह से ये जो इंस्टाग्राम यूट्यूबर्स वगैरह उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी बात को जल्दी विश्वास कर लेंगे क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ ली है और आप उनको प्रॉपर लॉजिक सिस्टम से अवेयरनेस दे पा रहे हो।
हो सकता है वो मेरे तक ना पहुंचे, बट आप उनको बता तो सकते हो। और जब ये अवेयरनेस मिलने लग जाती है तो जो है उनका एनवायरनमेंट ओवरऑल ठीक होने लग जाता है, तो फैमिली में हैप्पीनेस भी आ जाती है, फ्रेंड सर्कल में हैप्पीनेस भी आ जाती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और बताइए कि जैसे सपोज मैंने वो सिस्टम सीख लिया या किसी और ने सीख लिया, तो उसकी प्रिडिक्शन और आपकी प्रिडिक्शन में कोई फर्क होगा क्या? प्रोडिक्शन वाइज अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। इट इज़ हार्डली 5 to 7%। वो भी बताऊँ कहाँ पे फ़र्क होता है। इट इज़ जस्ट अबाउट द एक्सपीरियंस। ओके। एक ये एक्सपीरियंस है, एक लॉजिक है, रीजनिंग है, जो कुछ चीज़ों को आपको विद एक्सपीरियंस ही आती है जब आप उसको करने लगते हो। सीख लिया प्रिडिक्शन के में, ये तो होगा कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वही भी आप बता रहे हो, बट उसको कैसे बताना है, कैसे उसको गाइड करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे भाई मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आपको जिसको आप गाइडेंस देने जा रहे हो उसको किस तरीके से बतानी चाहिए, उसको किस तरीके से आपको प्रॉपर सिस्टम में उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीज़ें बताओ जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर पाए या उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो विद टाइम आ जाता है। जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे आपको एक्सपीरियंस आएगा भी नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही सिस्टम को प्रैक्टिस करना। गलत सिस्टम को प्रैक्टिस करते रहोगे तो रिजल्ट तो गलत ही आने वाले हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, सपोज कोई पूछने आता है कि मेरी शादी कब होगी, तो आप उसको जो आंसर देंगे और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उसको जो आंसर देंगे, क्या वो अलग अलग होंगे क्या? वो सेम होगा। फ़र्क कितना आएगा कि उसको प्रेज़ेंट करना या उसको बताने का तरीका। प्रेडिक्शन अगर देखा जाए सिर्फ़ 5 मिनट का काम है, सिर्फ़ 5 मिनट। आपके पास अगर हॉरोस्कोप रेडी है, आपको सिर्फ़ ये देखना है कि कौन-सा प्लैनेट की दशा, मान लो मैरिज की बात कर रहे हैं, कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, किसकी भुक्ति चल रही है, किसका अंतरा चल रहा है। और जब प्लैनेट्स पोज़ीशंस तीनों में दशा, भुक्ति, अंतर में पॉज़िटिव आ जाएगा मैरिज के लिए, तो मैरिज वो निकल आएगी कि भई इस टाइम पे मैरिज पॉसिबल है। वो प्रेडिक्शन आप तो भी दे मतलब सकते हो, वो मैं समय दे जो सकता आप हूँ। निकालोगे सारे आपके स्टूडेंट्स और आप, वो सेम होगा? वो सेम ही होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों? तभी तो साइंटिफिक है। जैसे आपने शुरू में बताया था ना वो एक्स-रे, अगर आप किसी को जिसने अभी पास आउट किया है एमबीबीएस और एक है ऑर्थोपेडिक सर्जन जो बहुत टाइम से है, अगर हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, वो एक्स-रे देख के वो 5 साल का स्टूडेंट जिसने एमबीबीएस जस्ट करी है वो भी बता देगा, और जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑर्थोपेडिक सर्जन को, वो भी बता देगा। दोनों ये तो बता देंगे, बट सिर्फ़ ये हो सकता है कि उसकी गाइडेंस ऑन हाउ टू मैनेज इट वेल, उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बट हड्डी टूटना तो वो भी बता देगा। तो वैसे ही मैरिज, आप मेरा स्टूडेंट भी वही बताएगा जो मैं बताऊँगा। तो आप आजगनेशा.com पर जो उन्हें सजेशंस देते हैं या उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपना माइंडसेट किस तरह से करना है, इसके लिए आपके पास कोई सपोर्ट टीम है क्या? हाँ, प्रॉपर सपोर्ट टीम है। और दूसरा ये है कि मैंने ना इस तरीके की ही वीडियोज़ और इसी तरीके के कोर्स को डिज़ाइन किया है कि सिर्फ़ ज्योतिष नहीं है जो काम करती है, इट इज़ द प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम जो काम करता है। अल्टीमेटली आपको जो भी आपसे, चाहे आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सर्कल या आपके पास कोई क्लाइंट भी आ रहा है, उसको अगर आप सही से गाइड नहीं कर पा रहे, तो आप उसकी ज़िंदगी में बेटरमेंट नहीं ला सकते। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जानना कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसको गाइड कैसे करना है। तो जैसे मैं बताया कि गाइडेंस से हम जो हमारे सिस्टम में हम लोग प्रॉपर हीलिंग का एक प्रोसेस का हमने एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस रखी हुई है, जिसमें हमारे पास ट्रेनर्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आप जैसे जो चीज़ जैसे चाहते हो उसको कैसे आपने लेके आना है, कैसे आपको अपना माइंडफुलनेस रखनी है, कैसे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। इनफैक्ट रिलैक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ना, लोग अगर मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनको ये पहले बोलता हूँ, पहले आराम से यार बैठ के पहले सोच तो लो कि आपने एक्चुअली आपको ज़रूरत भी है पूछने की, नहीं। लोगों को लिए कई बार ओवर एंग्जाइटी की वजह से भी पूछ रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम उनको एक सिस्टम से बताते हैं कि कैसे अपनी लाइफ को बेटर करना। तो एक पूरा एक ग्रुप है ये जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस से आपकी लाइफ को बेटर करने में हेल्प करता है। तो जहाँ तक मैं समझाऊँ कि आपकी टीम जो है वो माइंडसेट पे भी काम कर रही है और साथ ही साथ राइट प्रिडिक्शंस भी दे रही है। और सबसे अच्छी बात है कि आपका जो ग्रुप है या जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो सेम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही आ रही है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो बातें सारी अलग अलग करते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जस्ट बिकॉज साइंटिफिक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक साइंटिफिक सिस्टम फॉलो कर लो और हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता ये साइंटिफिक सिस्टम है, बट वो इतनी सारी बातें कर चुके हैं अपनी वो उस मेष राशि के बारे में, नंबरों के बारे में, कि वो अपने, अगर आप स्टूडेंट्स को आज ये बताएंगे कि साइंटिफिक सिस्टम है तो उनके स्टूडेंट्स उन्हीं को मारने लग जाएंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। तो अच्छा, ये एक मतलब फ़र्क है। आप ये कहना चाहते हैं कि सत्य जानते हुए भी असत्य को प्रचलित किया जा रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। धन्यवाद अभिषेक जी।
थैंक यू दोस्तों। आज के इस पॉडकास्ट में हमने ये क्लियरली सीखा कि किस तरह से सन साइन प्रिडिक्शन, दोष, योग, इन सब का इफेक्ट होते हुए भी बिल्कुल व्यर्थ है। ज्योतिष में अच्छी प्रिडिक्शन निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कुंडली का सही से एनालिसिस करें, और उसका एक साइंटिफिक सिस्टम है जो askganesha.com पर एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू सिखाया जाता है। साथ ही साथ किस तरह से माइंडसेट को चेंज करना है, किस तरह से अपने आप की एनर्जी को अलाइन करना है, ये भी बताया जाता है, ताकि आपके हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन या आपके हॉरोस्कोप में जो अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें लिखी है उसको आप हैंडल कर सके। आई होप ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और धन्यवाद। नमस्कार।